नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पे न्यूज और कैंसर केयर .जे मैं महविश मकी और मेरे साथ है पे न्यूज के एडिटर बशीर नाज। नाजरीन, जैसा कि हम हर हफ्ता आप तक कैंसर के रिलेटेड एक न एक एपिसोड पहुंचाते रहते हैं, आज और एक एपिसोड लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हमारे साथ हर हफ्ते डॉक्टर काजी अशरफ होते हैं, इस बार भी हमारे साथ है कश्मीर के रिनाउंड ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर काजी साहब। पहले डॉक्टर साहब, आपका पे न्यूज पे खैर मकदम है। हाँ जी, शुक्रिया। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लैडर कैंसर। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ज़रूरी है। अगर ये वक्त पे ना पता चले तो ज़िंदगी बहुत ही खतरे में पड़ सकती है। इसी हवाले से आज हमारे साथ डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, पहले हमें बताइए कि ये जो ब्लैडर कैंसर है ये क्या होता है असल में? शुक्रिया। जो ये ब्लैडर होता है, इसको हम लोकल लैंग्वेज में या उर्दू में मसाना कहते हैं। मसाना मसाने का मतलब क्या होता है? ये एक किस्म का एक ब्लैडर थैले का नाम। एक थैला जैसा होता है जो त्रिकोण की मानद होता है, जिसमें गुर्दे से जब पेशाब निकलता है तो दो पाइप उसमें जुड़ जाती है। एक गुर्दे से एक, दूसरे से एक, दो पाइप जिसके ऊपर जुड़ जाती है। और जब गुर्दे से पेशाब बनता जाता है तो वो नीचे आहिस्ता आहिस्ता टपकते रहता है और इस मसाने में जमा होता। अब जब मसाने की कैपेसिटी जो होती है, जब तक 150 सीसी मसाने में जमा हो जाए तब तक एक इंसान को ज्यादा उस पेशाब को बाहर फेंकने की मतलब वो जरूरत तो क्या गया महसूस नहीं। लेकिन जब ये 100-150 से ज़्यादा होने लगता है तो एक किस्म का वो हो जाता है कि इंसान को लगता है हाँ मुझे वॉशरूम जाना चाहिए, यूरिनल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, तो यहाँ पे ये जो आपने बोला इसकी कैपेसिटी जो अभी बोले सीसी के करीब है, क्या ये कुछ लोगों की मतलब जो फिजिक है, बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा है, कोई पतले हैं, ये हर एक में है कि या उससे कुछ फर्क है? नहीं, ये एवरेज की बात होती है। इससे तो किसी किसी की बड़ी भी जाती है। मिसाल के तौर पर जब किसी का प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो अगर वो बहुत देर तक रहेगा और उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया, उसका वो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता ये जो मसाना होता है ये खुलता रहता है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 300, 350, 400 सीसी भी जिसमें जमा रहते हैं, जो 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 ओल्ड एज होते हैं ये और चार चार गुना ज्यादा। वादा हो जाते हैं और फूल जाता है और उनको पता भी नहीं चलता है कि ये जो ब्लैडर है ये खैर वो तो वो प्रॉब्लमेटिक चीज होता है। नॉर्मली ऐसा होता है 100-150 तक जब ये आ जाता है कैपेसिटी तो इंसान को बाहर जाने की जरूरत महसूस हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो मसाना है इसमें पेशाब जो है बहुत देर तक रहता है इसके कांटेक्ट के साथ, यानी कि इसके मसाने का जो अंदर वाला जो लेयर होता है उसके साथ पेशाब का। अब जो पेशाब होता है, पेशाब क्या होता है? पेशाब तो बेसिकली हम देखेंगे गंदा मवाद, उसमें टॉक्सिन होते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, उसमें यूरिया होता है, उसमें बहुत सारी चीजें बहुत सारी, उसमें इन्फेक्शन भी कभी कभी रहता है, ग्रासिंग भी रहता है, स्टोन भी रहता है, बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब पेशाब बहुत देर तक उस जगह पर रहता है, मसाने में रहता है, तो इसमें ये किसी बहुत किस्म की वो प्रॉब्लम्स शुरू कर लेता है, इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, इंजरी शुरू हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अगर उन चीज़ों का ख्याल ना रखे तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ, एज के साथ इसमें ट्यूमर बनने के चांसेस हैं और होता भी ऐसे ही है। तो ये जो कैंसर है ये ज़्यादातर मर्दों में देखा जाता है। औरतों के बनिस्बत मर्दों में कम से कम 3 गुना ज़्यादा ये।
लगभग। तो और जो जो लोग हम जैसे हैं, जो गोरे लोग, जो कुंदमी लोग हैं, उनमें ये ज़्यादा रहता है बनिस्बत जो काले होते हैं, सब नीग्रोज टाइप, अफ्रीकन्स, उनमें तो लिहाज़ा एशिया में कदरे ये कम ही है, ओवरऑल एशिया में कदरे कम ही है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रोपोर्शनल के हिसाब से उतना कम भी नहीं है। तो ये इसकी ऐसी ख़ासियत है जो शाह वाले कैंसर की, ब्लैडर वाले कैंसर। इसकी क्या वजह है? ये जो सफेद हम लोग हैं, गोरे हैं, उनमें ये ज्यादा, और जो गुंदमी है या अच्छा, अच्छा, हाँ। देखिए इसमें क्या है एक्चुअली, बुनियादी तौर पर जो ब्लैडर का कैंसर है, मसाने का कैंसर है, जिस तरह किडनी का कैंसर है, बुनियादी तौर पर इसके 2-3 ही वजूहात। उनमें एक सबसे अहम वजह जो है वो हम जीन्स के साथ वाबस्ता। ये नहीं कि मतलब मौरूसी तो अलग बात है। लेकिन जीन्स इसमें इसमें जीन्स जो होते हैं, जीन्स आहिस्ता-आहिस्ता उम्र के साथ कुछ जीन्स जो होते हैं वो थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, या उनकी प्रॉब्लम हो जाती है, या उनमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो ये इसका बेसिक जो है, बेसिक इसका वो मैकेनिज़्म। तो उसमें क्या देखा जाता है कि अगर आप बायोलॉजी देखेंगे, हर एक इंसान जो है वो डिफरेंट होता है। हर एक खित्ते का इंसान दूसरे खित्ते के इंसान से अंदर के हिसाब से माइन्यूट लेवल पर हम देखेंगे तो बायोलॉजिकली डिफरेंट होता है। तो इसमें ये डिफरेंस पाई जाती है कि जो अफ्रीकन से और जो ब्लैक लोग, काले लोग, उनमें ये जो जीन्स हैं, इनकी जो म्यूटेशन है, तो इसमें वो ज़रूरी मानी जाती है। मतलब जीन जिस तरह हमने पिछली बार कहा E53 होता है, RV जीन होती है, और भी बहुत सारे जीन होते हैं, स्पैड जीन होता है। तो इसमें लगभग जैसे मैंने किडनी में बताया, किडनी में 341 जीन जिसमें रहते हैं, ये 2 इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह ब्लैडर में भी काफ़ी जीन्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। और भी हम जब से ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट निकला, उसका जो रिवोल्यूशन हो गया, उसके बाद ये पता चला कि ब्लैडर कैंसर के साथ बहुत सारे ऐसे जीन हैं जिनके बारे में अभी तक हमको पता नहीं था। आज से 10 साल या 20 साल पहले पता नहीं था। वो उसमें मुद्दा है। तो शायद उन्हीं में बायोलॉजी का एक वो है, तो वो डिफरेंस है ब्लैक और गुंदमी लोग जो एशियंस होते हैं, सॉरी जो कॉकेशियंस होते हैं, जो हम गोरे लोग बोले हैं, शायद वो है। और जो इसमें ये देखेंगे कि जो इसकी रिस्क फैक्टर जिसको बोलेंगे, जो सबसे अहम रिस्क फैक्टर माना जाता है, वो स्मोकर्स का होता है। जो लोग 35 साल, 37 साल से ज़्यादा स्मोक करते हैं, वो भी इसमें काफ़ी रिस्क फैक्टर है। तो उन लोगों में ये पाया गया है कम से कम 3 गुना ज़्यादा रिस्क रहते हैं बनिस्बत कि आम पब्लिक के जो स्मोक नहीं कर रहे हैं। तो शायद उसका उसमें ये है, उसी की ये वजह है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखेंगे औरतें जो होती हैं वो स्मोक हम पर कम ओवरऑल प्रोपोर्शनली हम देखें, अभी तो वो चेंज हो रहा है लेकिन प्रोपोर्शनली, तो लिहाजा वो भी शायद इसमें इन्वॉल्वमेंट इसमें है उसका असर, क्योंकि मर्दों में ये पाया गया है कि स्मोक ज्यादा मर्दों में ज्यादा, तो लिहाजा इसका रेशो भी मर्दों में ज्यादा पाया जाता है। और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इसमें खासकर इसी कैंसर में पाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसी के ब्लैडर में, किसी के मसाने में स्टोन रहता है और बहुत देर तक रहता है वो, ठीक है? वो उस स्टोन को का इलाज नहीं करता, उसको निकालता नहीं है, या उसको पता नहीं चलता है। पता नहीं, और ये ब्लेडर की जगह है कि स्टोन है वो ज्यादा है, उसको तकलीफ भी नहीं ज़्यादा देती है, तो वो बेज़गरमीता है, इंसान समझता है चलो। फिर किडनी में स्टोन है तो वहां पे जल्दी दारू देगा। वो स्टोन जब इसमें रहता है तो आहिस्ता, 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 आहिस्ता जब कुछ साल हो जाते हैं तो उसमें ये पाया जाता है कि चांसेस हो जाते हैं कि स्टोन से क्या होता है, छोटे-छोटे ज़ख्म लग जाते हैं इसके मसाने के अंदर वाले लेयर, तो उसमें भी ये फिर एहतिमाल रहता है कैंसर हो। या कभी-कभी ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बदकिस्मत होते हैं, उनको पाइप लगा के रखना पड़ता है, मतलब कैथेटर लग सालों कैथेटर पर रहते हैं। लेकिन क्योंकि उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है या कोई एज प्रॉब्लम होती है, डिमेंशिया होती है, बहुत सारी किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो खुद पेशाब नहीं कर पाते हैं या उनको पेशाब खुद ही निकल जाता है, तो पाइप पर रखा जाता है, जो कैथेटर को।
तो ये भी देखा गया है कि जो लोग बहुत देर तक कैथेटर पर रहते हैं, सालों कैथेटर पर रहते हैं, तो उनमें भी ये हो जाता है क्योंकि इरिटेशन हो जाती है अंदर ब्लैडर में, तो उसमें भी कैंसर बनने का इस्तेमाल रहता है। और कभी-कभी ऐसा भी मैंने देखा है, क्या होता है कि जब बहुत देर तक जिन लोगों को कैथेटर पर रखा जाता है, तो ऐसा हो जाता है कि कैथेटर का कुछ छोटा-सा हिस्सा ऊपर वाला टिप जो होता है, वो फट जाता है। ठीक है? तो कैथेटर तो निकाल देते हैं लेकिन वो छोटा वाला जो वो रबर का टिप होता है वो उधर ही रहता है बैक। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें सॉल्ट जमा हो जाता है, वो हाइडस बनता है, सॉल्ट जमा हो जाता है उसमें, उसमें भी स्टोन बनता है। ऐसे ऐसे लोगों को भी एहतिमाल रहता है कि अगर मुख्तसरन ये इसके रिस्क फैक्टर्स है। जी। आपने डॉक्टर साहब सिगरेट की बात भी की। अगर गंदा पानी जो पीते हैं तो वो भी इसमें वजह है? ये गंदा पानी जो है, गंदा पानी हो, अल्कोहल हो या कुछ लोग पहले बोलते थे चाय, कॉफ़ी पीने से कैंसर, ब्लैडर का कैंसर लेकिन उसका वो नहीं पाया गया है। ठीक, उसका उसके साथ डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, यानी कि कोई मतलब स्मोक सॉरी ये वही पीता है अल्कोहल पी, ठीक है? तो या कोई चाय, कॉफ़ी ज़्यादा पीता। पहले ऐसा था, लेकिन अल्टीमेटली इस पर जब स्टडी होगी ये बताया गया, प्रूव किया। पहले तो ऐसे ऑब्जर्वेशनल स्टडी, तो उसके बाद ये देखा गया कि नहीं, उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट, डायरेक्ट लिंक किसके साथ? मसाने के कैंसर के साथ, इन सब। ये महेश के ने जो सवाल किया है पानी के हवाले से, पानी की 2 किस्में हैं। एक ये हॉट वाटर है, जी। अ, अगर हम देखेंगे कि अक्सर रीजन जो हैं वहाँ पे लोग कुएँ का पानी, बोरवेल का पानी इस्तेमाल करते हैं और उसमें हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, हार्ड वाटर है। उन लोगों में ये भी पाया गया कि उनके दाँतों में भी दर्द रहता है। क्योंकि जहाँ तक ब्लैडर का सवाल है, तो किडनी के बाद ये जो यूरिन है, जिसमें वेस्टेज है, उसी ब्लैडर में जमा होता है, तो हार्डनेस भी जमा हो जाएगी और हार्डनेस का एक असर जो है, वो ईज़िली पास नहीं होता, वो एक लेयर बनाता है। तो उस हवाले से डॉक्टर साहब आपका क्या इसमें है? ये एक उम्दा सवाल है, वैसे आपके सवाल में आपने थोड़ा जवाब भी इसका दे दिया। ये ऐसा है कि जो हॉट वाटर और सॉफ्ट वाटर की बात है, उसमें प्रॉब्लम ये रहता है कि अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली किडनी स्टोन, हुँ, हुँ। किडनी स्टोन बनने का ज़्यादा अंदेशा। ज़्यादा अंदेश तो उन्हीं लोगों में ऐसा होता है कि कोई स्टोन जो है, कोई जो पत्ती है, वो स्लिप हो जाती है, ब्लैडर में आके, फिर ब्लैडर में रह के बड़ी हो जाती है। अब वो अगर बहुत देर तक उधर ब्लैडर में रहेगी, वो स्टोन, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो इसके ब्लैडर के जो मसाने का अंदर वाला लेयर है, उसको वो ज़ख्म देती रहेगी और इंसान को पता भी नहीं चलेगा कि मेरे इसमें ये मसाने में स्टोन है और मुझे बस ज़ख्म भी लग रहा है। कभी-कभी थोड़ा बहुत उसको पेशाब में थोड़ा-सा खून-वून निकलता होगा, उसने पानी ज़्यादा पी लिया हो, साफ़ हो गया, वो बोलता है, "हाँ भाई, ठीक हो।" तो ऐसा रहता है। वो उस सूरत में जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो इरिटेंट रहता है, जो स्टोन बज़ात खुद कैंसर स्टोन से नहीं होता है, लेकिन स्टोन से जो छोटे-छोटे ज़ख्म लगते हैं, ज़ख्म लगते हैं, वो उनका अंदेशा रहता है कि वो इस पर फिर ज कैंसर की जगह ले ले जाके कैंसर। ये बात सही है मेरे ख़्याल। ये डॉक्टर साहब हमारी जो बायोलॉजिकल लाइफ है, सपोज़ शादीशुदा लोग हैं, जी। अ, उनमें अगर इन्फेक्शन मर्द में पाई गई है इस तरह की, फिर क्या ये हमारे जो ख़वातीन है, शादीशुदा है, उनमें पास होने के चांसेस हैं? ऐसा कुछ है इसमें अगर ऐसा इसमें नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या होता है, जो क्रॉनिक इन्फेक्शंस रहते हैं ब्लैडर में, सिस्ट क्रॉनिक, जो मिसाल के तौर पर ठीक नहीं होते, ठीक है? वो थोड़ा बहुत दवाई खा के वो थोड़ा हल्का-सा उनका इलाज हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो लेकिन जो परसिस्टेंटली रहते हैं, तो उसमें अल्टीमेटली चांस तो रहता है, जब वो बहुत देर तक रहते हैं, तो चांस तो उसका बनता है कि कभी न कभी 10 साल, 20 साल, 21 साल के बाद उसका कैंसर होने का अंदेशा है। एक खास किस्म की इन्फेक्शन जो है, जिससे ब्लैडर में कैंसर होता है, वो यहाँ पर कम ही रहता है, हमारे खित्ते में कम ही है, लेकिन मिस्र और बाकी जगह यूएस में भी
एक कुछ इलाकों में, कुछ एरियाज में, जैसे जिसको बोलते हैं सदर्न स्टेट्स में, उसमें ज़्यादा रहता है वो लिशमैनियासिस। लेकिन उससे जो कैंसर होता है वो एक इन्फेक्शन होता है, लेकिन उससे जो कैंसर होता है ब्लैडर का, वो दूसरे किस्म का कैंसर होता है। वो उस किस्म का कैंसर नहीं होता है जिसके हम आमतौर पर बात करते हैं, जिसको आमतौर पर मसानी का कैंसर बोलते हैं। लेकिन वो भी एग्रेसिव कैंसर होता है। वो एक इन्फेक्शन है जो पर्टिकुलरली ये पाया गया है कि मसाने में उससे कैंसर। बाकी इन्फेक्शंस हैं, उनका तो इनडायरेक्ट रोल है। उनका इनडायरेक्ट रोल हो सकता है, हो भी सकता है। तो बहुत सारे ऐसे जरासीम हैं जो ऐसे टॉक्सिन्स पैदा पैदा करते हैं, जिससे मसाने को अंदर अंदर जो लेयर होती है उसको नुकसान होता है, और उससे फिर अगर जल्दी से उसको क्लियर ना किया जाए, दवाई ना किया जाए, क्लियर नहीं किया जाए, तो हो सकता है कि आगे जाके उसके कैंसर बनने के चांसेस है। लेकिन मैं उन 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 वजूहात की बात मैं कर रहा हूँ जो ऑलरेडी एक्सेप्ट है, डॉक्यूमेंटेड वजूहात, जिसमें जेनेटिक अतः जीन्स का इधर-उधर होना, दूसरा होता है स्मोकिंग जो रिस्क फैक्टर है, और तीसरा ये जो मैंने लिशमैनियासिस बोल दिया, और चौथा टॉक्सिन्स। इसका जो एनिलीन डाइज़ जो पेंटिंग में जो पेंट बनाते हैं, पेंट इंडस्ट्रीज़, उसमें वो एनिलीन डाइज़ यूज़ होते हैं, बाकी किस्म के नाइट्रेट्स होते हैं। हमारे ग़िज़ायत में नाइट्रेट्स होते हैं, ठीक है? जो हम नाइट्रोसमिन्स खाते हैं ग़िज़ायत में, वो भी तो मेटाबोलाइज़ हो जाते हैं, वो ब्लैडर में कैंसर कर सकते हैं। ये 3 वजूहात हैं जो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है, जिसका जो है ब्लैडर की कैंसर। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ने बोला है कि मर्दों के वजूहात आपने बताया है कि स्मोकिंग का मसला है या और भी मामला हैं, प्रोस्टेट का आपने बोला है। अब रहे हमारे माऊ का मसला, तो अगर खुदा ना करे उनमें ये कैंसर ब्लैडर में, उनकी उसकी क्या वजूहत है, उनको किस चीज से ये, इसके अलावा मतलब जो आपने बोला है स्टून या बाकी मामला, और कोई खास वजह? कि औरतों में भी तो यही 3 वजूहात हैं, स्लीव है, तो यही 3 हैं, जिनसे ये होने का एहतमाल होता है। लेकिन अब स्मोकिंग के बारे में मैंने बता दिया, स्मोकिंग का और भी इसमें, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में जो ब्लैडर कैंसर की जो तादाद है औरतों में कम पाई जाती है, कदरे कम पाई। हालाँकि मैंने बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, जिनका ब्लैडर का कैंसर है, उनको मैंने सर्जरी किया है। मैंने बाज़ाब्ता मतलब एडवांस्ड उनका था काफ़ी, वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, उनका तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 साल 4 साल से अभी चल रहे हैं आसान से। लेकिन अगर देखा जाए कदरें थोड़ा कम कम तादाद उनका की कदरें कम है, और वजूहात जो हैं, रिस्क फैक्टर जो है वो लगभग वही हैं जो मर्दों की वजूहात। एज, अगर हम एज की बात करें तो एज क्या है इसमें कि जिनको ज़्यादा हो सकता है? एज इसमें एक्चुअली एज एक जो है वो अपना एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर यूजुअली देखा गया है कि जो ब्लैडर कैंसर है, जिसका कोई जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो, जिसका कोई ऐसा खास रिस्क फैक्टर ना हो, तो अमूमन ये देखा पाया गया है कि 60-65 साल के बाद ही ब्लैडर कैंसर होता है, मर्दों में भी और औरतों में भी। लेकिन कभी-कभी ऐसा है, जैसे मैंने बताया कि कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले ही एज में, उससे पहले ही देखिए, मैंने एक पेशेंट को ऑपरेट किया, उसकी एज ब्लैडर कैंसर, वो फीमेल है, उसकी एज ज़्यादा से ज़्यादा उस वक़्त मेरे ख़्याल में 37 साल था। तो 37 साल की एज में भी ये सब चीज़ ये हैं। माशाल्लाह वो अभी ठीक है, उसके 2 5-6 साल हो गए सर्जरी के, वो एब्सोल्यूटली फाइन है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम जब बात करते हैं कि अमूमन का बोल, अमूमन एज जो है वो 60-65 साल की। बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 60-65 साल की एज के बाद ही हो सकता है। क्योंकि इसमें जीन्स का जो प्रॉब्लम आता है, जीन्स का जो हेर-फेर हो जाता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो 60 साल मतलब उसको 60 साल लगे। कभी-कभी ऐसा होता है किसी की जीन में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, या 1 जीन में नहीं 10 जीन में प्रॉब्लम हो, ठीक है? तो ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस में, ऐसी केसेस में कैंसर अर्ली एज में भी हो सकता है। तो ये इसका एक ये है जो हमको नज़र में मद्देनज़र रखनी चाहिए। ये है।
डॉक्टर साहब, अब अगर हम बात करेंगे कि जो हमारी औरतें हैं, ख़वातीन हैं, अ, ओवरीन कैंसर में आपने बताया है जी, ओवरीन कैंसर या किडनी कैंसर है या और भी इससे रिलेटेड ब्रेस्ट कैंसर, खासकर जब ओवरीन कैंसर किसी ख़वातीन में पाया जाता है या किडनी में पाया जाता है या ब्रेस्ट कैंसर होता है, क्या उन ख़वातीन को ब्लैडर कैंसर के चांसेस हैं? ऐसे या ये अलग-अलग, ये जो कैंसर होता है, ये अलग-अलग पार्ट में अलग-अलग टाइम पे हो रहा है? देखिए, ये ऐसा है कि ये जो ब्लैडर कैंसर है, यूजुअली इसको अलग सिरे से लिया जाए। इसका उनके साथ कोई कोरिलेशन, उतना डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं। लेकिन अलबत्ता कुछ ऐसे सिंड्रोम्स हैं, जैसे हमने पिछली बार भी बताया, कुछ इनहेरिटेबल सिंड्रोम्स है, जो मौरूसी सिंड्रोम, जिसमें ये सब जो तकलीफ है, ये हो सकते हैं, साथ-साथ हो सकते हैं, यके बाद दूसरी जगह हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम कोलन और रेक्टम कैंसर की बात कर रहे हैं, हमने उस वक़्त एक सिंड्रोम की बात की, जिसको बोलते हैं लीच सिंड्रोम। वो लीच सिंड्रोम है, एचएनटीसीसी उसको। उसमें एक जीन होता है, वो उसमें थोड़ा तब्दीली रहती है और वो मौरूसी तरीके से चलता रहता है। हालाँकि उसकी तादाद बहुत कम है, लगभग 1% लोगों में वो होस्वाइल आदमी है, ठीक है? 1% से कम भी। लेकिन अगर उस किस्म की कोई फैमिली है, उसमें क्या होता है, उसमें कोलन तो है ही है, अंतड़ी का कैंसर तो है ही है, उसके साथ-साथ उसमें ब्लैडर का भी कैंसर हो सकता है, ओवरी और यूट्रस का भी। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही साथ हो, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर कोलन का कैंसर 30 साल में हो गया या 35 साल में हो गया, फिर ब्लैडर का कैंसर कम से कम 40 साल एज होगी तो उसमें, और उसके बाद ओवरी का कैंसर। तो ऐसा ये बहुत कम फैमिलीज़ में, बहुत कम सिम्पटम्स में देखा गया है। ओवरऑल जब हम देखते हैं, ओवरऑल ये स्पोरेडिक कैंसर्स, स्पोरेडिक मीन्स कि इनका मौरूसियत के साथ ज़्यादा लेन-देन नहीं। क्योंकि ब्लैडर कैंसर में अगर आप देखें, जैसे मैंने किडनी कैंसर में बताया, किडनी कैंसर में भी लगभग 5% ही ऐसा है जिनका मौरूसियत के साथ ये रहता है। इसी तरह ब्लैडर कैंसर में भी मौरूसियत का जो असर है, वो भी 5 या 6% लोगों से ज़्यादा नहीं होता। इसमें जो जीन्स आते हैं, देखिए ये हमको क्लियर रहना चाहिए दिमाग में, जीन्स का अमल में आना ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ उस सूरत में अमल में आए कि जब मौरूसी कैंसर चल रहा हो। जीन जो हैं, जीन अमल में वैसे भी आ सकते हैं। जीन अमल में वैसे भी, क्योंकि हम एनवायरनमेंट जो है, जिस 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 माहौल में हम हैं, उस माहौल का असर हमारे जीन्स पर होता ही होता है। अब ये देखना होता है कि किस इंसान में जो जीन है, जल्दी कदरे जाएँ, खराब हो जाए या उनका वो प्रॉब्लम हो जाए, तो किसी में ऐसा नहीं होता है। तो उसमें ये पाया गया है कि इसमें 2 अहम चीज़ें हैं, 2 अहम चीज़ हैं जो इसके साथ ख़ास राबता रखते हैं। वो एक होता है ग्लूटाथियोन ट्रांसफेज़, एक होता है एक जीन, और दूसरा होता है ईस्टर ट्रांसफेज़। ये ऐसे हैं वो जो हम खाते-पीते हैं। नाइट्रेट होते हैं, नाइट्रोसामिन होते हैं, जो बाकी चीज़ें होती हैं, या एनिलीन डाइज़ होती हैं, या एनवायरनमेंट के टॉक्सिन हमारे अंदर जाते हैं, या सिगरेट कोई पीता है, तो उनको सहाई करने में ये 2 जीन जो हैं, ये बॉडी में काम करते हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है, ये ग्लूटाथियोन और एसिटाइल ट्रांसफेज़, ये थोड़ा इनमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, कमज़ोरी हो जाती है। तो ऐसे इंसान हैं, फिर बाकी जो जीन हैं, वो टॉक्सिन्स के इफ़ेक्ट से खराब हो जाते हैं। तो उसी वजह से वक़्त होते हुए लगभग 60-50 साल, 60, 55, 60, 65 साल की एज में वो उनका रिज़ल्ट ये होता है तो कैंसर। तो ये मैं थोड़ा इसको क्वालीफ़ाई करना चाहता, इसलिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अगर आते हैं हम इसमें जो ट्रीटमेंट है जी, या ट्रीटमेंट से पहले जी, रिकवरी रेट क्या रहती है इस, अगर किसी को ब्लैडर में कैंसर, तो इलाज के दौर डिपेंड करता है, देखिए रिकवरी रेट इसमें डिपेंड करता है। वो जिसका जिसका साथ में और एक चीज़, और ये इसमें मतलब स्टेजेस क्या-क्या है?
जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, फाइनल स्टेज या फोर्थ स्टेज, इसमें कुछ अलग है ये जी, जी, मैं इस पर मैं आऊँगा क्योंकि ये जो इसका रिकवरी का है, रिकवरी में उसमें 2-3 चीज़ों का ख़्याल है। वो 2-3 चीज़ जो हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले उससे पहले वो समझने के लिए हमको थोड़ा अलामात और उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बता दूँ कि अलामात क्या इस कैंसर के, तो उसके बाद में आहिस्ता-आहिस्ता इस पर भी आ जाऊँगा। देखिए, जो अलामात की बात होती है, ये ऐसा कैंसर है, इसमें ज़्यादा जैसे मैंने बताया कि कैंसर में यूजुअली ज़्यादा अलामात नहीं। इसीलिए मैंने पहले ये सवाल पूछा नहीं कुछ, कि आप हमेशा इनकार करते हैं, आधा बहुत लेकिन इसमें क्या है, इसमें अलामात बहुत पहले हो सकती हैं। अच्छा। हाँ, ये ऐसा ट्यूमर है कि इसमें थोड़ा आइडिया मिल सकता है। लिहाज़ा जब हम बात कर रहे थे स्क्रीनिंग की बात, बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिनमें हम स्क्रीनिंग अर्ली डिटेक्शन नहीं कर सके, है ना? किडनी ट्यूमर है, किडनी का कैंसर है, उसमें अर्ली डिटेक्शन होता नहीं है। फिर अचानक कोई पेशेंट जाता है, इंसान जाता है, किसी के वहाँ दर्द होता है, कभी न वो वहाँ से तो उसको निकलता है। लेकिन ब्लैडर में जो है, ब्लैडर में कभी-कभी चांस बनता है इसका ना, मतलब स्क्रीनिंग का रोल बनता है। अब स्क्रीनिंग में आप वो जैसे मैंने बताया पिछली बार भी, हमेशा मैं बता रहा हूँ कि लोगों के दिमाग में ऐसा है कि आम तौर पर अगर लोग बात करें, जब ऑन्कोलॉजी की बात होती है या कैंसर डायग्नोसिस की बात या कैंसर ट्रीटमेंट की बात, तो आम तौर लोग जो है उनका सोच जो है वो बहुत उस तरीके से सोचते हैं कि बहुत ऊंचे तरीके से होते हैं, जैसे कि पेट स्कैन होना चाहिए, ये पता नहीं फला फला टेस्ट होना चाहिए। देखिए, मैं थोड़ा फिर से इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, अगर आप 2 मिनट मुझे दें। ये जो कैंसर है ना, कैंसर एक ऐसी डिजीज है जिसमें आपको बहुत बड़े कीमती टेस्ट उन सब की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है, अगर तरीके से इंसान चाहे। आपको हैरानगी, आप शायद हैरान होंगे कि यूजुअली जब बोलते हैं कोई बीमार हो गया है, किसी को मतलब ये निकला कैंसर निकला, तो उसको जा रहे बोलते हैं कि हजारों रुपए उसको टेस्ट किया। हाँ, ऐसा है। हाँ, अगर इसको पहले पकड़ना हो किसी की को, फिर फला जीन टेस्ट करो, फला अच्छा इस टेस्ट पे कितना कीमत हो, ये तो 60,000 होता है, दूसरा क्या ये तो 2 लाख, ये 10 लाख, क्या करें। देखिए, ये थोड़ा इसमें कमर्शियल एस्पेक्ट भी है, मेरा मानना है। और जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी है और एजेसीसी है या नाइस है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर एक्सीलेंस जो यूके बेस्ड है, सबका मानना है कि जो ब्लैडर कैंसर है, अगर आप स्क्रीनिंग करना चाहें, इसमें स्क्रीनिंग के लिए सिर्फ यूरिन टेस्ट, नॉर्मल 30-40-50 100। नॉर्मल यूरिन टेस्ट से आप कम से कम 88% लोगों का मसाने का कैंसर अर्ली स्टेज में पता लगा। पता परसेंट यूरिन टेस्ट के लिए काफी है। अगर यूरिन टेस्ट से हमको 30% लोगों का ही कैंसर अर्ली स्टेज में मिलता है, मैं ये मानता हूं कि वो बहुत 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 उम्दा रिजल्ट है। बहुत उम्दा है। देखिए, अगर आप सीटी स्कैन को देखेंगे, सीटी स्कैन की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी, जिसको बोलते हैं ना प्रेडिक्शन वैल्यू, जो है लिफ नोड डिटेक्शन का या ब्लैडर कैंसर का, वो 67% से 80%, 67% से लेके 80% के बीच। अगर आप यूरिन टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट से चांसेस, यानी कि यूरिन टेस्ट आपको डायग्नोस करके देगा कि भाई हाँ इसका ब्लैडर कैंसर है, ऐसा नहीं है। लेकिन यूरिन टेस्ट में जब आपको मिलता है, थोड़ा ब्लड मिलता है, एरिथ्रोसाइट्स मिलता है, आपको ये एकदम अलर्ट कर सकता है कि हाँ इस आदमी के, इस पर्सन के, इस पेशेंट के और कुछ टेस्ट करने चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें एकदम अर्ली कैंसर होता है, वो मामूली ब्लड उसे निकला, अब यूरिन टेस्ट हो गया तो अचानक यूरिन में आ गया, तो तो सही वक्त पे इलाज भी होगा और लाइफ भी। यूरिन टेस्ट में, यूरिन टेस्ट और भी सिंपल टेस्ट है, 10-20 रुपए का टेस्ट है। बिल्कुल। हाँ, वो अब ये स्क्रीनिंग की बात है।
अब किसी का आ गया यूरिन, किसी यूरिन के साथ खून आ, जैसे मैंने किडनी में बताया, किडनी में तो यूरिन के साथ खून जब निकलता है वो यूजुअली पता नहीं चलता। लेकिन इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम मेजॉरिटी लोगों में जब ब्लैडर कैंसर में खून निकलता है, हल्का भी निकले, लेकिन थोड़ा बहुत कलर चेंज होता है यूरिन में, पता चलता है इंसान को, नहीं नहीं यार मेरा यूरिन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। हाँ, कलर इसका खून कैसा, मतलब हल्का सा कलर है। पता चलता है। हाँ, तो यूरिन टेस्ट सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन। यूरिन टेस्ट से ये पता चलता है कि हाँ वाकई में इस इंसान के पेशाब के साथ खून निकल रहा है। ये बहुत ही लिहाजा यूरिन टेस्ट बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। मेरे ख्याल में यूरिन टेस्ट हर एक इंसान को करना चाहिए और हर एक पेशेंट को यूरिन टेस्ट करना चाहिए। खुद ही करना चाहिए, डॉक्टर के लिए वेट नहीं करना चाहिए। डॉक्टर बताइए उसको, खुद ही कर ले। इसमें इसमें और भी चीज़ अगर यूरिन टेस्ट करेगा, आपने पिछले एपिसोड में बोला है कि जब किडनी का खुदा न करे कैंसर हो जाता है, तो वो भी यूरिन से ही इब्तिदा में पता चलता है। तो वो करे मतलब यूरिन बहुत से या रेक्टम का कैंसर हो, कुछ बुल डस्ट का आपने बोला है, सिंपल है। क्योंकि हर एक इंसान को एक एज में, खासकर 40s के बाद इंसान को इन टेस्ट से गुजरना चाहिए, बहुत कम लागत में। और मेरे ख्याल में हमारे इस प्रोग्राम में जो हम प्रोग्राम हम कर रहे हैं, तो मतलब ये तो उनको ऐसी बातें, छोटी-छोटी बातें बताता है जिनसे उनको पता चले कि भाई छोटी-छोटी चीज़ें बहुत अहम होती हैं ज़िंदगी के लिए। ये ज़रूरी नहीं कि बड़े और वो भी अगर छोटी बात वक़्त पे पता चले, तो वो अगर उससे इंसान की ज़िंदगी आ सकती है। और वो खासकर इस कैंसर में एक चीज़ है डॉक्टर साहब, जो हमने देखा है, जो जब भी कहीं किसी पेशेंट अर्ली स्टेज में पता चले, फोर्थ स्टेज में या लास्ट स्टेज में पता चले, तो जब ये किसी फैमिली में किसी बंदे के पता था, तो वहाँ पे वो सारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत परेशानी हो जाती। उन परेशानी से बचने के लिए ये टेस्ट ज़रूरी है इंसान से पता चले। क्योंकि नॉर्मली जो जब इंसान हर एक चीज़ मकान बनाने पे पैसा ख़ारिज करता है, तो फिर वहाँ पे बहुत सारे डेकोरेशन करता है मकान के लिए, या अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, या एन्जॉय करना, टूर पे जाना, हज पे जाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें जिसमें इंसान इन्वेस्ट करता है। एक सेहत के बारे में इमेज का थोड़ा इस बारे में हम बड़े बहुत ही लापरवाह हैं, ज़ात अपनी भी बात हम बहुत लापरवाह हैं, जबकि हमें सेहत का ख़्याल रखना चाहिए। और मैंने एक यहाँ पे मैं ये बता दूँगा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो ये सेहत है, ये एक अमानत है, इसकी हिफाज़त करनी है। ये हम पे फ़र्ज़ है अपनी सेहत का। इसी हवाले से हम शायद ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो नहीं, नहीं, ये सिंपल सी बात है। मैं बताता हूँ, किसी के पास मकान है, मकान का तो मायने तब है जब आपकी सेहत ठीक, आपके पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छे कपड़ों का मायने तब है जब आप आप अच्छे कपड़े बाकी चीज़ प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लेकिन अपनी सेहत को एकदम इग्नोर करते हैं, या जब सेहत की बात आए उस वक्त आपका पैसा वैसा ये सब इसके बारे में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रहता है। ये वो में देखा गया है, लेकिन ये मेरे ख्याल में वो अच्छी बात नहीं है। खैर, मैं बता रहा था कि ये जो यूरिन टेस्ट है वो सिंपल टेस्ट है, इससे आप आइडिया मिल सकता है कि कुछ हो रहा है, ब्लैडर में कुछ हो रहा है। अगर मिसाल के तौर पर फर्ज करो किसी पेशेंट का आ गया, यूरिन के टेस्ट किया उसने, उसके बाद उसका उसमें आ गया कि भाई दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए। अब दूसरा स्टेप इसमें ये होता है, यूजुअली ये होता है कि एक अल्ट्रासाउंड, जिसको टीवी रील बोलते हैं। टीवी रील एक बहुत ही प्लेन एंड सिंपल इन्वेस्टिगेशन है, 600 रुपए में हो जाता है, हर जगह हो जाता है। तो उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड या टीवी रील होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर अल्ट्रासाउंड और टीवी रीड ठीक ही लग रहा है, या उसमें कुछ दिख रहा है कि पैडर में कुछ है, तीसरा लेवल जो होता है इसका, स्टेप बाय स्टेप जाना हो रहा है, नो सिस्टोस्कोपी बोल रहे हैं। तो क्या होता है, जिस तरह एंडोस्कोपी करते हैं, मैदा होता है या कोलन होता है, उसको एंडोस्कोपी करते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं। इसी तरह ब्लैडर को देखने के लिए उसी किस्म का एक एंडोस्कोपी होता है, जो लोकल एनेस्थीसिया, उसमें कोई एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उसी टाइप की पतली सी मशीन होती है, एकदम छोटी सी दागे की तरह होती है, जिसको हम देख के ब्लैडर को देख ले कि अंदर क्या है, कहीं है कोई ट्यूमर है, क्या है। अगर होगा तो थोड़ा बहुत बायोप्सी भी ले सकते हैं, ठीक। तो ये है, ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद मैक्सिमम सीटी स्कैन। जी, सीटी स्कैन है, पेट स्कैन का क्या रोल? नहीं नहीं, पेट स्कैन जो है, पेट स्कैन का रोल इसमें
ब्लैडर कैंसर में ज़्यादा नहीं। अच्छा। क्योंकि देखिए हम बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि पेट स्कैन कर रहे हैं, ब्लैडर कैंसर होता है, किसी का थोड़ा एडवांस्ड होता है, बोलते नहीं पेट स्कैन करो, ठीक है। ये होता है, लेकिन इसके पीछे साइंस नहीं है। करने को तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये देखना है कि पेट स्कैन आपको सीटी स्कैन से ज़्यादा उम्दा इंफॉर्मेशन देता है कि नहीं देता है। अभी तक जो कंसेंसस है, अभी तक यही कंसेंसस है कि पेट स्कैन सीटी स्कैन से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ब्लैडर कैंसर में नहीं। तो लिहाजा हर एक पेशेंट को पेट स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अलबत्ता यूके और ब्रिटेन ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में कुछ ऐसा आया है देखने को कि उन्होंने इस पर एक बड़ी स्टडी, छोटी मोटी स्टडी की है कि कुछ पेशेंट जिनका थोड़ा एडवांस ट्यूमर हो, उनमें पेट स्कैन शायद इसका रोल रोल है। लेकिन अभी अभी तक जो डेटा है उसके हिसाब से वो अभी फाइनलाइज नहीं। ऐसा पेट स्कैन का इसमें ज़्यादा रोल नहीं है, पेट स्कैन का करने का कोई इसमें पॉइंट नहीं होता है। अलबत्ता एक और इन्वेस्टिगेशन इसमें एमआरआई बोलते हैं। एमआरआई इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ वो भी यूके से आ रहा है इसका डेटा, और यूरोप में इसका काफ़ी, यूएस में उसका उतना काम नहीं है और यूएस में उसको ना एक्सेप्ट नहीं। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो एमआरआई का रोल सिर्फ तब बनता है जब मिसाल के तौर पर किसी का ट्यूमर T3 यानी कि स्टेज 3 और स्टेज 4 के बीच में हो, और ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है सीटी स्कैन से कि या बाकी इन्वेस्टिगेशन कि आया ये स्टेज 4 है और है या अभी स्टेज 3 है बीच में, ठीक है। ब्लैडर के पार गया, छोटे अल्फाज में ये बोलूंगा, ये जो ब्लैडर है मसाना इसके पार चला गया है कि इसके पार नहीं चला है, अभी इसके अंदर ही है, ठीक है। तो उस सूरत में आपको जो है एमआरआई काम आ सकता है। तो उससे क्या होता है, इससे उससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं आया इस पेशेंट पहले हम कीमोथेरेपी दें या पहले सर्जरी करें। वो सब थोड़ा डिसाइड करने के लिए, लेकिन वो हर एक पेशेंट में नहीं होता है, वो कोई कोई पेशेंट कैसा होता है वो उसमें उसका रोल रहता है। ओवरऑल जो है वो एक तो सिस्टोस्कोपी मैंने बताया, जो एंडोस्कोपी का, दूसरा हो गया डायग्नोसिस के लिए वो अल्ट्रासाउंड मैंने बताया, अल्ट्रासाउंड से काम चलता है, और तीसरा सीटी। ये इसका टोटल बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन सबसे अहम जो बैटरी है, सबसे अहम इन्वेस्टिगेशन के लिए है, जो सारा कुछ ये तय करती है, वो क्या है? शाप। पेशाब का दर्द। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे जब एमआरआई की बात ली है तो आपने बोला एमआरआई से ये पता चला कि ब्लेडर से बाहर आया है या अंदर है। यहाँ पे डॉक्टर साहब जानने के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो ब्लेडर में जो कैंसर होता है, क्या आप नाजरीन को थोड़ा सा आइडिया देंगे कि जो पहले स्टेज में किस तरह होता है ब्लेडर के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि जब ये फिर ब्लेडर का जो बाहरी लेयर है, अंदर थैला, और थैले के बाहर फोर्थ स्टेज वाला या लास्ट स्टेज जो आप बोल रहे हैं, मैंने ये आकस किया है। तो ये स्टेज वाइज अगर आप बता पाएंगे। हाँ, ये बस पड़ेगा ये बताना, ये जो आपका असली सवाल है कि इसको कैसे हैंडल करना है, इसका प्रॉब्लम कैसा है, वो इसी पर डिपेंड है, तो लिहाजा इसको बताना ही पड़ेगा। देखिए ये जो मसाना है, ब्लैडर है, इसमें इसमें इसका जो वॉल है, जिस तरह दीवार होता है, इसी तरह इसका ये है वॉल है, जिसको हम मसाना गुब्बारे का बाहर और अंदर वाला, ठीक है, जिसको हम मसाना बोलते हैं। अब मसाने में क्या होता है, मसाने सिर्फ ये मसाना सिर्फ जिस तरह मकान होता है ईंट का बना होता है, एक ईंट दो ईंट ईंट ही ईंट, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं। हम्म, इसमें अंदर एक लेयर होती है, एक ताह होती है, उसके बाद दूसरी ताह होती है, उसके बाद तीसरा ताह कवर, जो सबसे अंदर वाली ताह होती है उसको हम म्यूकोसा बोलते हैं। यानी ये आप मान लीजिए ये जो हमारा जल्द है, ये जल्द का ही एक हिस्सा, बिल्कुल ये अंदर से मसाने को कवर कर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है।
उसके बाद आता है मसल लेयर, यानी कि जो जिसको हम मसल बोलते हैं, दो बिल्कुल गोश होता है, ठीक है, वो उसके बाद आता है, ठीक है। ये इसको पावर देता है, स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। तो अब ये हो गया वो लेयर, दूसरी लेयर होगी। अब तीसरा लेयर जो होता है वो इसको कवर कर पूरा बाहर बाहर से कवर, बाहर वाला। उसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं या एडवेंटिशा। हम्म, अब क्या होता है कि इस तरह अगर आप देखेंगे, देखिए ये अंदर वाली ता है, ठीक है, ये इसके बाहर वाली ता है, और उसके बाहर जो ता होती है वो बहुत पतली। प्रॉब्लम क्यों होता है, ये जो दूसरी ता है, अभी जो मैं बता रहा था, ये जो दूसरी ता है, अगर ट्यूमर इस तह में रहता है, अंदर वाली ता, तो ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, अगर ये इस तह में जाता तो ट्रीटमेंट डिफरेंट, ठीक है। अगर इससे थोड़ा आगे जाता है, ये जो ऊपर वाला कवर उसका होता है, जिल्द होता है, बाहर बाहर वाला, ये इधर से ब्लैडर का, अगर उधर तक पहुंचता है या उससे बाहर जाता है, तो दूसरे अवजार जो है उनको भी इन्वॉल्व करता है। उसको यूजुअली हम T4 बोलते हैं, स्टेज 4। तो ये देखना होता है, एमआरआई से ये पता चलता है कि ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, ये ट्यूमर इसी में है, इससे थोड़ा आगे चला गया। अगर इससे आगे चला गया हो, ये टेक्निकल एक टेक्निकल चीज है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये देखा गया है कि ये ऐसे पेशेंट को अगर पहले कीमोथेरेपी दिया जाए, उसके बाद ऑपरेशन किया जाए, तो उसके रिजल्ट बहुत उम्दा रहते हैं। कि ये उसको डिसाइड करने के लिए होता है। बाकी डायरेक्टली एमआरआई को उतना ज़्यादा, मतलब कुछ खास इंफॉर्मेशन हमको नहीं देता है, जो सीटी स्कैन नहीं दे सकता। ये मेरे कहने का मतलब था। इसी के साथ जुड़ा हुआ और एक चीज़ है, क्योंकि इसको क्लियर करना चाहता हूँ मैं। अ, क्या ये कैंसर जो आपने 3 तरह बोले हैं इसके, अंदर वाला, फिर बीच वाला और बाहर वाला सारी, हाँ, क्या ये कैंसर कहीं पे भी हो सकता है, या ये अंदर से पहले आएगा फिर बाहर चला जाएगा स्टेज बाय, फिर बीच में आएगा फिर बाहर चला जाए, या ये बाहर से शुरू भी हो सकता है, बीच में भी कहीं भी कभी भी हो सकता है, या मतलब नहीं, जिस जिस कैंसर की हम बात कर, लाइवरी कैंसर, वो अंदर से शुरू हो। तो वो पहले अंदर से शुरू हो। अंदर वाली तार जो होती है, जिसको म्यूकोसा बोलते हैं, यानी कि जल्द जैसा, वो जल्द जैसा होता है, और डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऐसा स्किन होता है। वो ऐसा स्किन होता है जो ब्लैडर को अंदर से कवर करता है। बिल्कुल, ये स्किन ऐसा है जो हमारे मसल को बाहर से, ठीक है। इसी तरह देखिए, प्रिंसिपल तो एक ही है, लेकिन ब्लैडर में ये थोड़ा प्रिंसिपल आप ऐसा यूं समझिए, ये उल्टा है। जो हमारे यहाँ पर बाहर का, वही उल्टा है। तो स्किन जो है, स्किन अंदर से है और मसल बाहर से ही, बाहर से। यहाँ पर हमारा स्किन बाहर से और मसल, जिस तरह बाइसेप्स आप देख सकते। तो इसमें क्या होता है, जब कैंसर शुरू होता है, वो इससे शुरू होता है, अंदर वाली लेयर से शुरू। ठीक। अब क्या है, देखिए, इसी में हम ट्रीटमेंट का भी, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूं। अगर ये कैंसर इस लेयर तक महदूद है, इस लेयर तक, अंदर वाले फिलहाल। हाँ, इस लेयर तक महदूद है, उसमें दो चीजों का ज्यादा ख्याल ये देखना पड़ता है कि ये ग्रेड जो है, इसका ग्रेड क्या है। ये लो ग्रेड है या हाई ग्रेड है। इसकी 3 ग्रेड होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3, फाइनल। ठीक है। मिसाल के तौर पर किसी का ट्यूमर है, एक जगह है या 10 जगह है अंदर इस ब्लैडर की, ठीक है, लेकिन इसका ग्रेड जो है वो बहुत लो ग्रेड है, यानी ग्रेड 1 है, ठीक है, वो ग्रेड 1 है। तो उसमें क्या करना होता है, उसमें बायोप्सी करके, थोड़ा सा इसको सफाई करके, जब हम सिस्टोस्कोपी करते हैं उसी वक्त इसको बायोप्सी भी करते हैं और सफाई भी करते हैं, जिसको बोलते हैं TURBT। वो एक छोटा प्रोसीजर होता है, वो उतना बड़ा प्रोसीजर नहीं होता, उसमें ज्यादा एनेस्थीसिया की भी जरूरत नहीं देख लगती है, स्पाइनल एनेस्थीसिया में वो काम चलता है। तो इसको सफाई करते हैं, फिर उसको पैथोलॉजी जो है, जो पैथोलॉजिस्ट होता है वो देखता है, वो बायोप्सी उसको देखता है। तो हाँ, अगर मसल में इन्वेजन नहीं हो, ये जरूरी देखना होता है। अगर मिसाल के तौर पर किसी ने इसको साफ किया, किसी ने इसको साफ किया अंदर वाले लेयर, अब
बायोप्सी करने के लिए गया। अब बायोप्सी में ये देखा कि इसने मसल लिया नहीं। साफ तो इसको करना होता है, लेकिन मसल का थोड़ा हिस्सा लेना जरूरी, ताकि ये 100% प्रूव हो जाए कि इसमें मसल का इन्वेजन नहीं। खैर, रहने दीजिए उस बात को। अब जिसका ग्रेड 1 है और इस अंदर वाली तह तक महदूद है, तो उसमें सफाई कर दी, छोड़ दिया। उसके बाद ब्लैडर में ही कीमोथेरेपी 1 डोज या 6 डोज लगा सकते। या तो 1 डोज लग, किसी किसी को 1 डोज की जरूरत पड़ती है, किसी को हफ्ते के बाद 6 हफ्ते 6 डोज। तो उस पर कहानी क्लोज। और उसके बाद उसको फॉलो अप में रखा, उसको रेगुलरली सिस्टोस्कोपी, रेगुलरली इन्वेस्टिगेशन। डॉक्टर साहब, जो सवाल मैंने यहाँ पे ये किया था पहले, जिस पे हम आपने इतना बताया था, मैंने बोला था इसका रिकवरी। उधर ही आऊंगा ना मैं, ये तभी आपको समझ आएगा ना। तो इसमें क्या है, जो अंदर वाली लेयर है, अगर अंदर वाली लेयर में है और ग्रेड 1 है, तो उसमें क्या करना होता है, उसमें ये साफ किया, उसके बाद कीमोथेरेपी ब्लैडर में ही मसाने में ही ब्लैडर, ठीक है, एक बार डाल दो, या कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ता है कि 6 डोज दे हफ्ते भर के बाद। तो उसके बाद इस ऐसे इंसान को, ऐसे पेशेंट को फॉलो अप कर छोड़ना जरूरी है। ये देखा गया है कि बहुत ही कम 4 से 10% तक जो पेशेंट है, वो 10 साल में उनका ये वापस आ रहा है, 10 साल में वापस आ सकता है। लेकिन मेजॉरिटी जो है, 90% से ज्यादा जो है, उनका रिजल्ट, उनका रिकवरी 100%। अब दूसरी सिचुएशन ऐसी होती है कि यही है, अंदर वाला ये है लेयर, लेकिन ग्रेड 3 है, हाई ग्रेड। अंदर वाला ही है, अंदर से मतलब बस लेयर में, दूसरे लेयर में नहीं गया है, इसी लेयर में है, लेकिन हाई। तो उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें भी ये सफाई कर सकते हैं। सफाई किया, सफाई के बाद उसमें बीसीजी की जरूरत है। बीसीजी आपको पता होगा, वो एक वैक्सीन करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के लिए वैक्सीन यूज करते हैं, ठीक है ना, बच्चों को बीसीजी का टीका लगा। तो बीसीजी इसमें इस्तेमाल करते हैं, ब्लैडर में बीसीजी डाल, ठीक है। उसी तरह 6 हफ्ते, और किसी का 1 साल तक, किसी का 3 साल तक लगाना है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है, बीसीजी, ये सब लोग इसको टॉलरेट नहीं करते, क्योंकि बीसीजी के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो वो यही बात है। तो क्या हो जाता है कि आमतौर पर पेशेंट जो है ना, वो ट्रीटमेंट अधूरा ही छोड़ देते हैं, और इसमें वापस आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। कम से कम ऐसे पेशेंट, ऐसे लोग जिनका हाई ग्रेड हो, उनका 5 साल में कम से कम 30 से 40% तक लोगों का ये कैंसर वापस आता है, ठीक है। और वो कैंसर जब वापस आता है, वो सिर्फ इसी के साथ नहीं होता है, जो अंदर वाली लेयर में महदूद नहीं रहता है, वो आगे भी बढ़ा। तो लगभग अगर 10 साल तक आप देखेंगे, 10 साल तक तो कम से कम 80% लोगों में वापस, बहुत एग्रेसिव तरीके से वापस। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि जो अंदर वाली लेयर, जो अर्ली कैंसर है, उसको ग्रेड की, अगर लो ग्रेड होगा तो उसमें जो ट्रीटमेंट है, उसके बाद अगर फॉलो अप रहेगा तो उम्दा उसके लिए प्रोटोकॉल है, वो चांसेस है कि वो वापस। लेकिन ग्रेड, जो जिसका हाई ग्रेड होता है, उसको बहुत ही कॉशियस रहना पड़ता है। उसको एक तो बीसीजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, और लगातार इस्तेमाल करना पड़ता है, और लगातार उसको चेकअप करना पड़ता है, सिस्टोस्कोपी कहीं कुछ ना आया, बायोप्सी, बाकी चीजें सब। और जब भी ये पता चले कि कुछ आ गया, फिर से आ गया, उस वक्त सर्जरी की जरूरत हो गया ये। तो इसमें भी ओवरऑल अगर आप देखा जाए, रिकवरी ठीक ठाक, रिकवरी हाई ग्रेड में भी ठीक। इसमें अगर डेथ रेट की बात करें, यानी इसके बाद असली चीज जो है, जिसको हमने अभी बता के बाद, जब जो ट्यूमर होता है, जब जो मसल में या दूसरी लेयर में जब आ गया, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, जिससे 90 से ज्यादा आपको सर्वाइवल मिल सकती, रिकवरी मिल सकती, वो है सर्जरी। उनको ऑपरेशन के लिए जाना ही चाहिए। और उस ऑपरेशन में क्या होता है कि जो ब्लैडर होता है, मसाना होता है, उसको निकाला जाता है, साफ किया जाता है, ठीक है। और पेशाब को, जो पेशाब किडनी से बनता है, उसको बाहर निकलने के लिए एक डाइवर्शन, दूसरा एक डाइवर्शन, ठीक है। उससे चांसेस ये है कि ये अगर ज्यादा बाहर नहीं गया होगा,
तो उसमें चांसेस उम्दा है, रिकवरी है, 70 से 80% तक इसका रिकवरी है कि पेशेंट 10 साल से ज़्यादा जी सकता है और 10 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है। 70% लोग इसमें क्योर भी हो जाएँ। तो इसमें ये रिकवरी है सर्जरी में। लेकिन सर्जरी टेक्निकली बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्जरी है, डिमांडिंग है। सर्जरी अच्छी तरह से होना चाहिए। सर्जरी जो जिससे होगी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बहुत ही एक्सपर्ट होना चाहिए, टेक्निकली एक्सपर्ट। तो उसके बाद जो अभी हम एमआरआई की बात कर रहे हैं। एमआरआई से पहले आप, क्योंकि आपने बोला कि सर्जन भी होना चाहिए, हाँ, हाँ। आपकी क्या एक्सपीरियंस है? कितने आपने किस तरह के पेट ये बहुत पेशेंट अब इसके ब्लैडर कैंसर रिजल्ट क्या है? बहुत पेशेंट मेरे रिजल्ट एक्सीलेंट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, नहीं, इसका मतलब है कि हमें कश्मीर में परेशानी नहीं। परेशानी बहुत नहीं होती सवाल है। तो यहाँ पे बोला कि ये बड़ा टफ एरिया, हाँ, हाँ, पर एक्सपर्ट की ज़रूरत है। इसलिए मैंने पूछा कि जब लोगों तक ये बात पहुँची, ये बड़ा टफ, तो लोगों को पता भी होना चाहिए ना कि हमारे पास फैसिलिटीज़ क्या है। तभी मैंने आप माशाल्लाह ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो सर्वाइवल है इसमें मेरा जो इसमें रिजल्ट्स हैं बहुत ही उम्दा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेरे काफ़ी उम्दा रिजल्ट्स हैं इसमें, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पेशेंट्स को तो अभी तक तो जितने पेशेंट मैंने किए हैं उनमें तो ऑलमोस्ट सब लोग जी रहे हैं। अच्छा डॉक्टर, कंटिन्यू करने से पहले एक बात, क्या कोई किसी का जो ये ब्लैडर का कैंसर हुआ है और बुरी तरह से इन्वॉल्व हुआ है, बस ये फिर ब्लेडर को ही बाहर निकालना पड़ा, फिर उसके लिए डाइवर्शन या कोई, क्योंकि आपने बोला कि जब किसी की फूड पाइप खराब हो जाती है कैंसर से, हम नया या किसी को रिकवर उसको मैंने फूड पाइप भी बनाई है, मतलब इसका इलाज है। तो इस तरह का ब्लेड अगर खराब हुआ, कोई मेडिकली बनाते हैं, हम बनाते हैं। वही तो मैं बोल रहा था, वही ब्लैडर निकाल के उसका उसका बनाना पड़ता है, उसका सब्स्टिट्यूट बनाना। अच्छा, अच्छा, हाँ, फिर इसको डाइवर्शन की जरूरत नहीं। नहीं, डाइवर्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसमें भी अपना होता है, किसी-किसी में बना सकते हैं, किसी-किसी में नहीं बना सकते। तो उसमें क्या होता है, उसमें फिर उसको ट्रेनिंग देनी, पेशेंट को ट्रेनिंग देना। अगर अंदर से ही हम बनाएँ, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। लेकिन वो ट्रेनिंग जो होती है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है। सब लोग जो होते हैं, सब पेशेंट उससे कोऑपरेट नहीं करते। हुँ। तो वही एक बात। दूसरी बात उसमें ये होती है कि आम तौर पर ये जो कैंसर है, ये 65, 60, 65 के बाद ही हो। तो उस वक़्त जो ओवरऑल जो लेवल होती है एब्डोमेन की, यानी कि मसल की लेवल होती है, बॉडी की मसल, वो उतनी स्ट्रॉन्ग वाली। तो लिहाज़ा जिसको ब्लैडर नया हम बनाएँगे, उसका मसल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिसका मसल पावर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उसमें वो उतना उम्दा तरीके से काम नहीं कर सकता। वो बना तो सकते हैं, लेकिन उम्दा तरीके से काम नहीं कर सकते। ये विषय तो वो उसमें एक पॉइंट है। अब मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब जो अभी हम एमआरआई की बात, अब क्या है, अगर ये ट्यूमर 2 लेयर हमने बता दी, ठीक है? अगर 2 लेयर से कतरे बाहर निकला हो, ठीक है? उस सूरत में एमआरआई हमको ये बता सकता है कि ये 2 लेयर में ही नहीं है, दूसरी लेयर से कतरे मसल लेयर से आता है। तो उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में ये देखा गया है कि पहले कीमोथेरेपी दिया जाए, पहले कीमोथेरेपी दिया जाए पेशेंट को, ठीक है? और कीमोथेरेपी के बाद ऑपरेशन, वही ऑपरेशन जिसमें ब्लैडर सारा निकालते हैं और डिवर्शन बनाने की ज़रूरत है। तो अगर ऐसे किया जाए तो रिज़ल्ट बहुत उम्दा है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को किया है, बहुत बहुत मैंने बाहर भी किए हैं और यहाँ भी कीमोथेरेपी पे बात किया है। और मैंने भी ये पाया है कि कीमोथेरेपी के बाद सर्जरी करने के ऐसे केसेज़ में रिज़ल्ट बहुत ही उम्दा है, बनिस्बत कि अगर हम डायरेक्टली पहले उसको सर्जरी करें, जिसको हम स्टेज, एक तो होता है D1, दूसरा होता है T2B। T2B से ज़्यादा हो, यानी कि T3 में गया हो, उसके लिए बेटर पहले है कीमोथेरेपी पहले दिया जाए, देकर वो रिज़ल्ट्स बहुत ही उम्दा है उसके, अच्छे खासे रिज़ल्ट्स हैं, और चांसेस ऑफ क्योर भी हैं उस। तो ये है इसका, ये है रिकवरी जो मैं बता रहा था, वो है रिकवरी। लेकिन स्टेज 4 जो है, स्टेज 4 ऐसी डिज़ीज़ है ब्लैडर की, कि ये स्टेज 4 में तो ये उस पेशेंट को बहुत परेशान कर देगी। उस पेशेंट का मतलब आप मान लीजिए कि कोई खातिर-खा इलाज इसके लिए है। दवाइयाँ बहुत हैं, दवाइयाँ बहुत हैं,
लेकिन कोई भी दवाई इसमें उतना उम्दा तरीके से काम नहीं जितना बाकी कैंसर का। अब एक उम्मीद की किरण है, एक और दवाई आई है जिसको एक एंटीबॉडी है, उसके ऊपर हुए हैं क्या बोलते हैं उसको, ट्रायल्स हुए हैं और 2020 में एफडीए ने उसको अप्रूव किए। जी। तो उसके थोड़े बहुत रिजल्ट ठीक है, इंसान को आराम मिलता है थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें फिर हड्डियाँ इन्वॉल्व हो जाती है, इसमें चेस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, लिवर इन्वॉल्व हो जाता है, से बॉडी पूरा बॉडी इन्वॉल्व हो जाता है, होते हैं। तो फिर खून चलता रहता है, पेन काफ़ी ज़्यादा रहता है, पेशाब नहीं कर पाता है इंसान, बहुत डिफ़िकल्टी में पड़ जाता है स्टेज 4 में। तो एक ड्रग अप्रूव हुआ है, लेना तो पड़ता है, कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, लेकिन रिज़ल्ट उतने अच्छे, ये बदकिस्मती ये है ये रिज़ल्ट। लेकिन अब एक एंटीबॉडी अप्रूव हुई है, उससे थोड़ा बहुत आराम मिलता है, कुछ नहीं है। ऐसा बार-बार मैं ये बोलता हूँ कि ऐसे पेशेंट को कोई सिस्टम एक्सपर्ट के पास आना चाहिए, एक्सपर्ट का मशवरा लेना चाहिए, ताकि क्विकली और स्टेज पर टाइम पर इनकी सर्जरी हो और ये मसला पूरी तौर से खत्म हो जाए और जिंदगी भी इंसान आराम से काम से जी सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इसका फैला अब ये किसी को हो गया, मतलब चाहे सेकंड स्टेज तक आ गया है या पहले स्टेज तक आ गया, बंदे को पता नहीं चला या इग्नोर किया, थोड़ा बहुत तो पता चलता है इंसान को में एबनॉर्मल तो क्या इसके बाद इसका फैलाव, क्योंकि ब्लेडर का यूरिन पास करना तो ऑर्गन इन्वॉल्व है, क्योंकि वहां से यूरिन को पास करना है, क्या ये कहीं पे फिर फैलाव बाहर की तरफ दूसरे ऑर्गन में इसका है हो जाता तो वही तो बदकिस्मती है इसमें। अगर स्टेज 4 में क्या होता है, स्टेज 4 में ये तो पहले तो प्रोस्टेट को ये इन्वॉल्व होता है? ये हो गया मर्दों की बात। है, होगी मर्दों को, तो वो पेशाब नहीं कर पाता। दूसरा ये रेक्टम को, बड़े पेशाब वाले, उसको भी उसके भी नीचे जाता है, उसको भी इन्वॉल्व करके उसको फिर हो जाती है, फिर इंसान को बड़े पेशाब के साथ खून आता है, बड़ा पेशाब बंद हो जाता है, पेशाब बंद हो जाता है, पेट फूल जाता है। या औरत में आप देखेंगे यूट्रस को इन्वॉल्व कर ले, वजेना को इन्वॉल्व कर ले, किसी तरह पीछे 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 ये क्या बोलते हैं इसको, अपने रेक्टम को इन्वॉल्व कर लेता है, तो पेट इनका फूल जाता है, स्टूल पास नहीं होता है, पाखाना पास नहीं होता है, पेशाब पास नहीं होता, बहुत मिजरेबल हो जाता है, बहुत मिजरेबल है ऐसे पेशेंट की। और फिर वो ऐसे पेशेंट बोलते हैं कि किससे अच्छा तो मौत ही। प्रोस्टेट प्रोस्टेट अलग चीज, उस पर हम बात करें, हाँ हम बात करेंगे उस पर, तो उसको पुल एपिसोड वो बड़ा है। क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रोस्टेट हो रहा है, कि अगर किसी को यूरिनरी ब्लेडर में कोई प्रॉब्लम, क्या उसकी वजह से प्रोस्टेट बनता है या प्रोस्टेट अलग तरीकों से नहीं, प्रोस्टेट तो अलग है, प्रोस्टेट ब्लेडर का ये सब रहता है, नीचे अटैच रहता है, उसका फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन चूंकि यूरिनरी ब्लैडर के साथ रहता है मर्दों में अटैच रहता है, तो क्या होता है कि जब जिसका ब्लैडर का कैंसर हो गया हो, तो चांसेस बहुत रहते हैं कि प्रोस्टेट भी इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। इसलिए जब ब्लैडर के लिए सर्जरी किया जाता है, उसमें प्रोस्टेट को निकालना हम होता है, ज़रूरी होता है। उस वक़्त जब हम निकालते हैं ब्लैडर को, मसाने को ऑपरेट करते हैं, निकालते हैं, नया मसाना बनाते हैं, प्रोस्टेट को उधर नहीं छोड़ सकते। अगर प्रोस्टेट को उधर छोड़ेंगे, तो कुछ कुछ टाइम के बाद वो कैंसर फिर से उभर सकता है। तो लिहाज़ा वो है प्रोस्टेट का ये। अच्छा डॉक्टर साहब, अब दूसरा जो हमारा एपिसोड होगा, मेरे ख्याल से प्रोस्टेट करेंगे जी, आपने इसमें जिक्र किया है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट का कर देंगे दूसरे एपिसोड में। तो मुझे लगता है कि आज बस इतना ही इजाज़त चाहेंगे महेश नाज़रीन से इजाज़त। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर कादिर साहब, जिन्होंने हमें ब्लेडर के हवाले से इंफॉर्मेशन दी। नाज़रीन, मज़ीद दूसरे एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जो एपिसोड होगा वो प्रोस्टेट पे होगा, हमारा दूसरा एपिसोड। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारी चैनल जो है cancercare.jk और पे न्यूज़, इनको सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो उसके लिए जो स्क्रीन पर नंबर्स देख रहे हैं आप या ईमेल देख रहे हैं, इस पर आप अपना राब्ता कर सकते हैं।
तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, मुझे महविश मकीन और पे न्यूज़ के एडिटर बशीर नाज को दीजिए इजाज़त। खुदा निगहबान। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।